लिखो 1856 में डलहौजी ने, हाँ वो अगला ही पॉइंट उससे जहां लिखना बंद किया था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, अधिनियम पारित किया था। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया था, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है अपना धर्म परिवर्तित करने वाले, जिसका अर्थ है अपना धर्म, अपना धर्म परिवर्तित करने वाले, परिवर्तित करने वाले, अपना धर्म परिवर्तित करने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति में, उसकी पैतृक संपत्ति में, संपत्ति में अधिकार, अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जबकि इस अधिनियम से पहले, जबकि इस अधिनियम से पहले, इस अधिनियम से पहले धर्म परिवर्तित करने वालों को, धर्म परिवर्तित करने वालों को ऐसा अधिकार नहीं था, ऐसा अधिकार नहीं था। तो बच्चों भारतीयों ने कहा कि भाई ये कौन सा तुम्हारा सिगुफा है कि तुम कह रहे हो कि इसका मतलब तो सब धर्म बदल लेंगे। तो धर्म कुछ मामलों में इसलिए नहीं बदला जाता था, इसलिए नहीं बदला जाता था क्योंकि डर रहता था बच्चे को कि यार मुझे पिता अपनी संपत्ति से बेदखल कर देगा। लेकिन अब तो तुमने खुला कह दिया कि जाओ तुम धर्म बदल लो, पिता की संपत्ति में तुम्हें हक मिलेगा। तो धर्मांतरण को तो इससे बढ़ावा मिल गया। ऊपर से तुम्हें तो 1813 के अधिनियम के अनुसार ब्रिटिशों ने तो बच्चों ये कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है। तो ईसाई धर्म प्रचारक क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और जबरदस्ती भी धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो लिखिए, जबरदस्ती भी धर्मांतरण करवा रहे हैं। लिखिए, ईसाई धर्म प्रचारकों को, ईसाई धर्म प्रचारकों को 1813 के अधिनियम के अनुसार, 1813 के अधिनियम के अनुसार, 1813 के अधिनियम के अनुसार धर्म प्रचार की या भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, की अनुमति दे दी गई थी। धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी जिससे, जिससे इसमें लिख लो, जिससे धर्मांतरण, जिससे धर्मांतरण किया जा रहा था। धर्मांतरण का मतलब समझते हो बेटा?
धर्म को परिवर्तित, जिससे धर्मांतरण किया जा रहा था। तो बच्चों ये बताओ, क्या इससे समाज के लोग व्यथित होंगे कि नहीं होंगे? व्यथित होंगे। समाज के लोगों ने कहा तुम हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहे हो भाई, तुम हमारे रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप कर रहे हो, तुमको किसने अधिकार दिया हजारों साल से चले आ रहे धर्म में तुम इस तरीके से हस्तक्षेप करोगे? तुम्हें किसने अधिकार दिया? ये तो कहा जाता है ऐसी स्थिति बनी। आर्थिक कारण भी थे, वो लिखवा दिया बच्चों। तो समाज और धर्म में ये सब चीजें हुई, तो क्या लोग बच्चों ब्रिटिश सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आर्थिक कारण पढ़ा दिया था, सैन्य कारण, सैन्य कारण, सैन्य कारण, सैन्य कारण बेटा, ठीक है बेटा, सैन्य कारण में लिखो, सैन्य कारण में लिखो। सैन्य कारण में बच्चों पहले थोड़ा सा ना समझो, जैसे क्या होता था बच्चों कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों या यूरोपीय सैनिकों की अपेक्षा एक तो बेटा कम सुविधाएं होती थी, जैसे उनका वेतन कम है, उनका खाना बेटा दाल का पानी और गिनकर चपाती, जितने में वो जिंदा रहे बस, गिनकर चपाती, मतलब एक क्वांटिटी में चावल, इतना ही मिलता था उनको। अब यदि मान लो किसी को, जैसे मान लो बच्चों अब लॉज वगैरह में आपके सिस्टम होगा कि एक प्रॉपर डाइट दी जाती होगी कि प्रॉपर डाइट, कई बार तो आप उस डाइट को नहीं भी खा पाते, है ना, और कई बार वो डाइट कम पड़ जाती है कुछ लोगों को, है ना। बट ऐसा नहीं होता, ज्यादातर लॉज में कहा जाता है कि यदि कम पड़ रहा है तो खाना मांग लेना। और खाने के मामले में भाई जब आपने पेट भर का ही तो पैसा लिया है तो पेट भर तो खिलाओगे ही आप। रेस्टोरेंट में उसने कहा नहीं है कि मैं पेट भर का पैसा ले रहा हूं, उसने कहा है इतने की दाल है, इतने का पनीर है, इतने की चपाती है, इतने का चावल है, जो मन करे खाओ, है ना। लेकिन वहीं पर कुछ रेस्टोरेंट कहते हैं कि 300 रुपए की थाली और उसमें पट भर पेट भोजन, तो वहां वो उसने कह दिया भरपेट, मतलब अब तुम भरपेट खाओ, तुम 13 चपाती खा जाओ, 14 चपाती खा जाओ, उसको देना पड़ेगा। राजस्थान में तो चलन बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या होता है बच्चों, थाली मिलती है और एक थाली में वहां कम से कम 5 से 6 सब्जियां वहां पर मिलती है, ठीक है, और रोटियां, और वो रोटियां पता है कैसे खिलाते हैं, जैसे एक गरम रोटी लाए चूल्हे से निकालकर उससे कोयले पर सेकते हैं वो, और आपको दे दिला के, फिर दूसरी गरम लाए, दूसरी, ऐसे एक एक गरम गरम रोटी वो आपको लाकर खिलाएंगे, जब तक कि आपका पेट ना भर जाए। अब आपने 12 खा ली, 15 खा ली, आपको कोई फर्क नहीं है, वो आपको खिलाते रहेंगे, ठीक है। उसके बदले में उन्होंने 200-250, ज्यादा पैसे भी नहीं लिए, मैक्सिमम 200-250 लेते हैं, 200-250 रुपए लिए और आपने को भरपेट खिलाया उन्होंने। ये राजस्थान का एक कल्चर है, जो राजस्थानी थाली का कल्चर होता है। और भोजन बच्चों सच में इतना सात्विक होता है, इतना ज्यादा सात्विक होता है कि उसमें मतलब मसाला नहीं है, बहुत मिर्च नहीं है, पानी, जैसे रेस्टोरेंट में देखोगे तेल तैर रहा है ऊपर, ठीक है, कुछ लोगों को तो तेल को देखकर ही बेहोशी आ जाती है, जैसे हमारे जैसे लोगों को तो बच्चों तेल मतलब देखकर ही हम मतलब घबरा जाते हैं बहुत, क्योंकि इतना तेल कंज्यूम करना भी तो सही नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोगों को बहुत मसाले वाला खाना पसंद होता है, वो मसाले वाला। तो ब्रिटिश बच्चों चपाती गिनकर, जैसे 2-3 चपाती, थोड़े राइस, दाल और ऐसे खाना देते थे। और वो भी बच्चों कहते हैं ना वे चावल साफ किए जाते थे, जैसे धान आता है वैसे ही उन चावलों को बनाया जाता था। और वहीं बच्चों यूरोपीय लोगों को अच्छी किस्म का भोजन दिया जाता था, उनका प्रॉपर मैस होता था और प्रॉपर मैस में एवरीथिंग बनता था। तो खाने पर आपने दिक्कत कर दी, वर्दी, अब जो कपड़े पहनते हो उसमें भेदभाव है, ड्यूटी में भी भेदभाव है। जंगल और दूर दराज के एरियाज में आपको पता है किसको भेजा जाएगा, भारतीयों को, किसको भेजा जाएगा,
और जो सेफ और सिक्योर जगह है वहां भेजा जाएगा ब्रिटेन वासियों को। तो इसका मतलब दूसरा, तिलक और पगड़ी पहनते थे भारतीय, वो परंपरा खत्म कर दी। कैनिंग ने कहा तुर्रा और पंख, चमड़े, एक टोपी पहनी जाती थी, उस पर चमड़ा और उस पर पंख लगा रहता था, देखा था। और ये तुर्रा किस चीज का बना था? चमड़ी का, गाय और सुअर की चमड़ी का। तो बच्चों, हिंदुओं ने कहा कि भाई तुम एक बात बताओ, गाय हमारे लिए पवित्र है। मुस्लिमों ने कहा तुम एक बात बताओ, सुअर हमारे लिए अपवित्र है। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा कैसे लागू कर सकते हो? कैनिंग ने बच्चों समुद्र पार की यात्राएं भी शुरू कर दी। भारत में समुद्र पार की यात्रा को अपवित्र माना जाता था। तो सैनिक कुल मिलाकर बच्चों बुरे तरीके से भड़क गए। ना तो अच्छा भोजन है, न अच्छी ड्रेस है, न अच्छी सेवा है, न अच्छी सुविधाएं हैं, ना तिलक परंपरा हमारी हटा दी तुमने, ना ही तुम हमें दूर दराज के क्षेत्रों में भेज रहे हो, हमारे साथ तुम बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे हो। दैट्स वाई ये भी ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। अब समझ में? लिखो, लिखिए। ब्रिटिश 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 यूरोपीय और ब्रिटिश यूरोपीय और ब्रिटिश यूरोपीय और भारतीय सैनिकों में भी भेदभाव करते थे, भेदभाव करते थे। जैसे भोजन सुविधाएं, जैसे भोजन कोमा सुविधाएं, पद वेतन इत्यादि, पद वेतन इत्यादि, पद वेतन इत्यादि। किसी भी भारतीय को हवलदार से ऊंचे पद पर, लिख लो, किसी भी भारतीय को हवलदार से ऊंचे पद पर नहीं बैठाया जाता था, या हवलदार से ऊंचा पद सेना में नहीं दिया जाता था। अब बच्चों आप सोचो, आप हवलदार से ऊंचा पद भी नहीं दे रहे हो, हवलदार से, आप हवलदार से ऊंचा, हवलदार से ऊंचा पद भी नहीं दे रहे हो, हवलदार से ऊंचा पद भी नहीं दे रहे हो। तो इसके मामले में बच्चों पता है किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि भारतीयों को ऊंचे पद क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय भ्रष्ट है, बेईमान है और अकुशल है। भारतीय भ्रष्ट है, बेईमान है, अकुशल है, इसलिए इन्हें बड़े पदों से दूर रखा जाए। सोचो, हमें भ्रष्ट, बेईमान और अकुशल बताया जा रहा है बच्चों, और हमारा ही देश। तो हवलदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग भारतीयों को, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये लोग भारतीयों को भ्रष्ट, बेईमान, क्योंकि ये लोग भारतीयों को भ्रष्ट, बेईमान और अकुशल बताते थे। भ्रष्ट, बेईमान और अकुशल बताते थे। साथ ही कैनिंग ने समुद्र पार की यात्राएं भी भारतीयों के लिए
भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दी थी। भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दी थी। भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दी थी, जिससे भारतीय सैनिकों में गहरा असंतोष, जिससे भारतीय सैनिकों में गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया था। गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया था। गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया था। एक रीजन मेरे बच्चों ये हुआ, नेक्स्ट लिखो। एक रीजन ये हुआ, नेक्स्ट लिखो। तो बच्चों एक बात बताओ, ये अब सैनिक विद्रोह से जुड़ेंगे तो आप देखो सब प्रभावित हो रहे हैं। बोलो यस और नो। लिखो तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण यानी इसको कहते हैं इमीडिएट कॉजेज। एकदम से क्या हुआ, एकदम से ऐसा कैनी ने क्या कर दिया। कैनी ने बच्चों एक बंदूक है ब्राउन बेस, इसको हटाकर इनफील्ड राइफल सेना में लागू, जिसके कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे। लिखे तात्कालिक कारण। डलहौजी के बाद कैनिंग भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में 1856 में भारत आए। 1856 में भारत आए। बच्चों उससे पहले हम आपको डलहौजी के बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे। डलहौजी बच्चों एक राज परिवार से आता था, ब्रिटेन के राज परिवार से आता था डलहौजी। यह है बच्चों लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने भी 1857 की क्रांति में कहते हैं काफी भूमिका निभाई। लॉर्ड डलहौजी तो ये ब्रिटेन के राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। ब्रिटेन के राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक दल से जुड़ा था और वहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इसके परिवार पर काफी कर्ज था। परिवार पर काफी कर्ज था और कर्ज होने के कारण इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है जॉन रसेल। ब्रिटेन के पीएम हैं जॉन रसेल। क्या नाम है? जॉन रसेल। जॉन रसेल ने इन्हें कहा कि क्या आप भारत जाओगे? क्या आप भारत जाओगे? तो क्लाइव ने भारत आने में पहले तो आनाकानी की, लेकिन बच्चों जब उसे 25,000 पाउंड वार्षिक देने का वायदा किया ब्रिटिश सरकार ने, तो उनका मन पसीज गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, इससे मेरे परिवार के सारे कर्जे दूर हो जाएंगे, मैं भारत जाऊंगा। डलहौजी भारत आया बच्चों 1848 में। वह भारत आया। डलहौजी ने कहते हैं लगभग 2.5 लाख स्क्वायर गज जगह, स्क्वायर जो मीटर जगह है, उसको एक्वायर किया।
लगभग उसको एक्वायर किया और उन्होंने कहते हैं 12.5% भारत में उनके कार्य, उन्हें 3 कामों के लिए भेजा गया था भारत में कार्य। पहली बात उन्हें भेजा गया कि आप भारत में साम्राज्य विस्तार करके आओ, साम्राज्य विस्तार करके आओ। दूसरी बात, आप भारत में कुछ विकास के कार्य करो, विकास के कार्य करो और ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्चता पर पहुंचाने का काम करो। सारा क्षेत्रफल ब्रिटिशों के अंदर होना चाहिए, यानी साम्राज्य, ब्रिटिश शासन को मजबूती दो, शासन को मजबूती दो और भारतीयों के लिए भी कुछ काम करो, ये डलहौजी को कहा गया था। डलहौजी ने पहला काम साम्राज्य विस्तार का किया। क्या किया? साम्राज्य विस्तार का किया। और साम्राज्य विस्तार के क्रम में डलहौजी ने, आपको तो पता ही है बच्चों, पंजाब को हड़पा। किसको हड़पा? पंजाब को हड़पा, पंजाब को हड़पा। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया वाजिद अली शाह को। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर लिखवा दिया था ना आपको, हड़प लिया। वाजिद अली शाह के बारे में तो और गजब की बात कही जाती है। वाजिद अली शाह वाज वेरी पॉपुलर इन अवध एंड डलहौजी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे मिलाओ। डलहौजी ने ऊपर से आदेश मांगा, जो ऊपर उनके अधिकारी थे कंपनी के, उनसे उन्होंने कहा नहीं भाई, अवध शांत है और तुम बेकार में यार परेशानी मोल मत लो। डलहौजी इस बात को मान गया, लेकिन डलहौजी की नजर में हमेशा अवध खटका रहता था कि अवध क्यों नहीं है हमारे अंदर। और 1856 में उसने एक नया सिगुफा छेड़ दिया। उसने पहले पुराने डॉक्यूमेंट तैयार किए और कहा देखो 1801 से राज कर रहे हैं और इन्होंने कई सारे, अब राजा के काल में कुछ घटना तो ऐसी होगी जो जिनका आप विरोध करोगे। देखो इन्होंने ये विरोधी काम किया, ये विरोधी काम किया, ये विरोधी। और बच्चों इन्होंने ऊपर से परमिशन ले ली कि आप अवध को मिला लो। 1856 में जब इन्होंने अवध मिलाया तो राजा को पता भी नहीं था कि अवध मिला रहे हैं। सेना पहुंच गई, राजा वहां से भाग नहीं पाया। राजा मतलब नवाब, नवाब वाजिद अली शाह के बारे में एक किस्सा बहुत प्रचलित है कि वहां पर उन्हें कोई चप्पल या जूती पहनाने वाला मिला नहीं जिससे कि वो भाग ही नहीं पाए। यदि नवाब ऐसे ठाठ थे उसके कि वो खुद जूते चप्पल भी नहीं पहनता था, उसे पहनाने वाला भी कोई और चाहिए, तो उसे वहां मिला नहीं कोई, तो वो भाग नहीं पाया, उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कहानी के रूप में ये कहा जाता है। और वाजिद अली शाह पकड़ा गया और उसे कलकत्ता निर्वासित कर दिया। लेकिन डलहौजी बच्चों कहते हैं अनुशासन का बहुत पक्का था। उसने बर्मा को भी जीतने का काम किया। उसने लाल किले से बादशाह को निकाल दिया, लाल किले से बादशाह को निकाल दिया। उसने साम्राज्य विस्तार पूरा किया। उसने विस्तार क्या किया? पूरा किया, पूरा किया। लेकिन बच्चों एक बात है, उसने कुछ विकास के काम भी किए। विकास के काम का मतलब है जैसे रेलवे, जैसे रेलवे, रेलवे, जैसे डाक तार सेवाएं, डाक तार सेवाएं, जैसे जैसे कुछ उद्योगों के क्रम में स्थापना करने का काम, जैसे ये सब डलहौजी ने किया। ये सब डलहौजी ने किया। कुछ सड़कें उसने बनवाई। कहते हैं डलहौजी चाहे जैसा हो, लेकिन डलहौजी बच्चों कुछ मामले में बड़ा अच्छा था। कहता है वो इतना अनुशासन प्रिय था कि सुबह से शाम तक की उसकी दिनचर्या तय रहती थी। लेखकों ने डलहौजी पर बहुत सारी किताबें लिखी और कहा कि सुबह से शाम तक उसका टाइम टेबल पक्का रहता था। सुबह जब वह उठता था तो वह बिना कुछ खाए पिए लगभग 2 घंटे बैठकर ऑफिस के काम निपटाता था। उसके बाद वह ब्रेकफास्ट और दूसरी चीजें लेकर अपने ऑफिस में जाता था जो जुड़ा हुआ था उसके आवास से, और उसकी टेबल पर वह 5-6 बजे तक कहते हैं लगातार बैठकर काम करता था, लगातार कंटिन्यूअसली। इसको कहते हैं बच्चों अनुशासन। क्या कहते हैं? अनुशासन। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी, अनुशासन उसमें कूट कूट कर भरा था।
तभी तो डलहौजी इतना पॉपुलर गवर्नर जनरल बना। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने उसे वापस बुलाने का निर्णय लिया। एंड कनिंग केम इन इंडिया इज द न्यू ब्रिटिश वायसराय, न्यू ब्रिटिश गवर्नर जनरल। जब कैनिंग आया तो कैनिंग को उसने बहुत हर्षोल्लास के साथ अपनी सत्ता को सौंपा। लेकिन बच्चों, उसे इस बात को देखकर बहुत दुख हुआ कि उसे ब्रिटेन बुलाने के लिए जो ब्रिटेन ने जहाज भेजा था वो बहुत पुराना और जर्जर जहाज था। तो उसने कहा कि मैंने ब्रिटिशों की इतनी सेवा की है और मैंने पूरा भारत उन्हें मिलाकर दिया है, सत्ता मजबूती के साथ स्थापित कर दी, मतलब मेरे लिए तुमने कैसा जहाज बेचा। वो बड़ा रुष्ट था, उसका मूड बड़ा खराब हो गया। लेकिन जब वह ब्रिटेन पहुंचा तो उसे एक बहुत अच्छी न्यूज मिली जिससे उसका मूड फिर ठीक हो गया। उसे न्यूज मिली कि ब्रिटिश सरकार ने आजीवन उसके लिए 5000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देने का वायदा किया है। इससे डलहौजी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इसका मतलब $5000 उस टाइम बहुत होते थे। डलहौजी ने कहा 5000 पाउंड, पाउंड बच्चों है ना, आज के हिसाब से भी देखे तो ये 5 लाख से ज्यादा बैठेंगे ये वार्षिक। उस समय आज के हिसाब से देखे तो ये 5 करोड़ बैठेगा आज मतलब यदि आज उस मुद्रा की कीमत देखो तो आज ये कितना बैठेगा, 5 करोड़ सालाना, कम थे क्या, 50 लाख रुपए महीना डलहौजी को लगभग उस हिसाब से दिए गए। डलहौजी बड़ा खुश हुआ। लेकिन बच्चों, एक कहावत है, आपको एक बात आप कहेंगे कि सर हमेशा ऐसी बातें बताते हैं, लेकिन एक फलसफा है जीवन का कि जब आप बच्चों ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वहां सबसे ऊंचाई पर जाकर आप अकेले हो जाते हो। ये जीवन का दस्तूर है। कहते हैं जितनी उपलब्धियां आप हासिल करते हो वैसे ही लोग 99% जीवन में अकेले होते जाते हैं। यही अकबर की कहानी है, यही औरंगजेब की कहानी है, यही अशोक की कहानी है, वो भी अंतिम समय में अकेले थे। सब सफल लोगों की यही कहानियां हैं। तो कहते हैं डलहौजी अपने अंतिम समय में बहुत अकेले थे और आपके विरोधी बच्चों बनते चले जाते हैं। लोगों को आप नाकामयाब ही पसंद होते हैं। जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपके सबसे अच्छे दोस्त भी आपसे नाराज रहने लगेंगे। आप खोजोगे कि मैंने तो इसका बुरा भी नहीं किया लेकिन ये फिर भी नाराज है। इसका कारण है कि वो नाराज इसलिए नहीं है कि वह आपसे किसी और चीज से लेकर चिढ़ता है, आपने बुरा किया है, वह इसलिए नाराज है क्योंकि तुम ऊंचाई पर चले गए, उसे अच्छा लग नहीं रहा है। ये सब पर लागू होता है। ईर्ष्या सबके मन में थोड़ी थोड़ी होती ही है। तो इसलिए आपके दुश्मन बैठे बैठाए लोग होने लगते हैं। और आश्चर्य तो आपको तब होता है जब आप बहुत उपलब्धियां हासिल करते हैं तो आपके भाई बहन भी कई बार आपसे चिढ़ना शुरू करते हैं और वे आपको अकेले, तो आप ऐसे परिवार से क्या हो जाते हैं, अकेले। और वहां उस समय आपको परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि आपने सब पा लिया और आपने सब पाकर भी देखा कि सब कुछ व्यर्थ है। पास है तो अपने, जो अपने लोग हैं, अपना परिवार, अपने भाई, अपने बहन, क्योंकि पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको यही समझ में आने वाला है कि अपने तो अपने होते हैं। नहीं समझे, आपको यही समझ में आएगा। लेकिन अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं तो फिर आपके जीवन में भयंकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आप फिर यदि आपने धर्म और मेडिटेशन, योगा, इनका सहारा नहीं लिया और आप ईश्वर को एक जैसा नहीं मानते तो फिर आप तनाव में आकर जो साइकोलॉजिस्ट है उनके पास पहुंच जाओगे और बच्चों मानसिक दवाई खाने लगोगे। ऐसे ही डलहौजी के साथ हुआ। डलहौजी ने अंतिम समय में देखो, एक तो क्लाइव था, क्लाइव ने सुसाइड किया, बुलंदियों पर पहुंच गया था क्लाइव, सुसाइड किया। और एक डलहौजी बीमार, मानसिक बीमार होकर मरा। कहते 4 साल का जीवन डलहौजी ने, 4 साल का जीवन मेरे बच्चों डलहौजी ने गुमनामी में बिताया और 1860 में डलहौजी इस दुनिया को अलविदा कह गया, मात्र 48-49 साल की उम्र में ही। ये डलहौजी है जिसने
ये रॉबर्ट क्लाइव थे जिसने भारत में ब्रिटिशों की स्थापना की, और ये डलहौजी है जिसने भारत में ब्रिटिशों की सत्ता को सबसे मजबूत किया। दोनों का हश्र आपने देख लिया। यही जीवन का सत्य होता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी आपको यह सत्य समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप वहां हो ही नहीं ना बेटा। आप अभी तो बुलंदियों पे पहुंचोगे, तो पहुंचो और फिर सत्य को अपने आप जियो। ऐसा ही है लेकिन सत्य। इन बातों को यदि तुम कभी जीवन में हमारी बातों को याद करोगे तो तुम कहोगे सर सही कहते थे, और जीवन सच में ही ऐसा है। ठीक है, लिखो। नहीं नहीं भाई नहीं है। रामलाल, रामलाल, आज हम 6 नंबर से किसी को बुला रहे हैं। हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि इसे आज हम स्टेशन जरूर छुड़वाएंगे। छुड़वा दे स्टेशन? नहीं जाओगे? क्यों? अरे पैसा मिलेगा, पैसा। लिखो। लिखो, कैनिंग भारत आए। कैनिंग भारत आए, यही तो लिखवाया। लिखे, कैनिंग ने कैनिंग ने कैनिंग ने ब्राउन बैस नामक कैनिंग ने ब्राउन बैस नामक बंदूक को सेना से हटाकर एक नई बंदूक इनफील्ड राइफल सेना में लागू कर दी। सेना में लागू कर दी। कहा जाता है कि इसके कारतूस गाय और सूअर की चर्बी इसके कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे। गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे। गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे। सूअर की चर्बी के बने होते थे। आज बच्चों, जैसे बीफ एंड पोर्क, अब जैसे ये कारतूस है बच्चों, ये कारतूस है, ऐसा ही होता है बच्चों। कारतूस लगभग इतना ही बड़ा होता है, मतलब इससे थोड़ा छोटा मान लो, मतलब लगभग इतना ही होता है कारतूस ऐसे, और उसे बंदूक में डाला जाता है। और ये जो कारतूस थे बेटा, यानी इनफील्ड राइफल के, इस पर यहां पर ऊपर की तरफ गाय और सूअर की चर्बी का कवर लगा रहता था, और ये कवर ही चर्बी का था, और इस कवर को हाथ से खींचोगे तो खिंचता नहीं था, तो इसे मुंह से खींचकर हटाना पड़ता था। भारतीय ने कहा कि हम गाय की चर्बी है तो हम कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। मुसलमानों ने कहा सूअर की चर्बी हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम नहीं करेंगे। और दोनों ने बेटा इसका बहिष्कार किया, जिसके कारण विद्रोह फैला। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन में इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे विद्रोह फैल गया। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया और विद्रोह को शक्तिशाली तरीके से शुरू कर दिया। मंगल पांडे के विद्रोह को दबा दिया गया। मंगल पांडे को पकड़कर
8 अप्रैल 1857 में फांसी पर लटका दिया। लेकिन बच्चों मंगल पांडे भले ही फांसी पर लटका दिए गए हो, लेकिन उन्होंने विद्रोह की मशाल जला दी थी, और जो अब सालों तक जलने वाली थी। कहते हैं मतलब 1 साल से ज्यादा ही जली है अब। कहते हैं मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़ने से पहले कहा था कि मेरा युद्ध अधर्म के खिलाफ है, और आज तुम एक मंगल पांडे को मारना चाहते हो, ऐसे हजारों मंगल पांडे भारत में आगे चलकर तुम्हारे शोषणकारी राजनीति या शोषणकारी शासन के खिलाफ रहेंगे या उठ खड़े होंगे। मंगल पांडे की बात तब तो ब्रिटिशों ने हंसकर टाली, लेकिन बच्चों आगे चलकर ऐसा ही हुआ, और भारत में हजारों मंगल पांडे खड़े हो गए। ये वही मंगल पांडे थे जो भगत सिंह कहलाए, राजगुरु कहलाए, सुखदेव कहलाए, चंद्रशेखर आजाद कहलाए, करतार सिंह सराबा कहलाए, साचिंद्र सान्याल कहलाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाए, और गांधी जी और सब क्रांतिकारी वही कहलाए। सबका लड़ने का तरीका अलग अलग था, लेकिन सब एक ही बात के लिए लड़ रहे थे, वो है आजादी, आजादी और आजादी। तो आजादी की जंग यहीं से शुरू होती है। लिखिए, इनकी क्या हुआ? फिर ताली बजा रहा है, ये नहीं सुधरेगा। अरे असल में बेचारा ये उत्साहित होकर बजाता है ताली, लेकिन हम इसे टोक देते हैं बेचारे को, है कि नहीं? बट हम प्यार में ही टोकते हैं। तुम घबराना मत रामलाल। लिखो बेटा, क्या चर्बी लगे कारतूस, क्या लिखा? जिसके कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के लगे होते थे। लिखे, भारतीय सैनिकों ने इनका भारी विरोध, भारतीय सैनिकों ने इनका भारी विरोध किया, इनका भारी विरोध किया। गाय और सुअर की चर्बी के बने थे, दोनों ने विरोध किया। लिखे, परिणाम स्वरूप विद्रोह की स्थिति बनी, और बच्चों तुर्रा और पंख का भी प्रयोग किया गया। पगड़ी को हटाकर तुर्रा और पंख का भी प्रयोग किया था। किसको हटाकर? पगड़ी को हटाकर। तो सैनिक बच्चों इस बात से भी आहत थे और इस बात से भी आहत थे, दोनों से। हेडिंग लगाइए, विद्रोह की शुरुआत। अब बच्चों हम एक आपको अलग हेडिंग में लेकर जा रहे, कारण हो गए, अब भूमिका हो गई, कारण हो गए। अब हम आपको पढ़ाएंगे विद्रोह की शुरुआत। तो हम आपको बताएंगे कि बच्चों विद्रोह की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई। तो देखो, विद्रोह की शुरुआत मेरे बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट या विद्रोह की शुरुआत कहते हैं 29 मार्च 1857 में बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन से हुई। 24वीं रेजिमेंट या बटालियन से हुई। लिखिए, विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857
57 में 29 मार्च 1857 में बंद हो गया। 29 मार्च 1857 में बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन, बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन से हुई। इस बटालियन के एक सैनिक मंगल पांडे ने, एक सैनिक मंगल पांडे ने, एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। जिसके पश्चात बहुत से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जिसके पश्चात बहुत से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बहुत से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी दौरान या इसी समय मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश अधिकारी जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी, जिससे विद्रोह अत्यधिक फैल गया। जिससे विद्रोह अत्यधिक फैल गया। परंतु मंगल पांडे को विद्रोह दबाकर गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 में फांसी पर लटकाया गया। मेरे बच्चों, यहां पर एक बात समझने की है कि मंगल पांडे को दे दी गई फांसी। मंगल पांडे को क्या दिया गया? फांसी। और ब्रिटिशों ने सोचा कि विद्रोह यहां दब गया, लेकिन कुछ ब्रिटिशों के मन में एक बात आई कि मंगल पांडे ने जो किया वो केवल छोटी घटना नहीं है, हमारे खिलाफ भारत में कुछ बड़ा चल रहा है। तो इसलिए
जो ये बड़ा चल रहा है, हमें इसी को रोकना है, हमें इसी को रोकना है। कहा जाता है बच्चों, मंगल पांडे ने थोड़ी जल्दी कर दी, क्योंकि विद्रोह का दिन 31 मई 1857 तय किया गया था वास्तव में, और यह तय हुआ था कि सब लोग मिलकर इस विद्रोह को करेंगे। विद्रोह के प्रतीक कमल और रोटी थे, यानी ब्रेड और जो लोटस है वो। कहते हैं अब जो कमल और रोटी को स्वीकार करेगा वो 31 मई को अपने क्षेत्र से विद्रोह करेगा, ऐसा तय हुआ था। लेकिन बच्चों 29 मार्च के बाद ब्रिटिश सतर्क हो गए। ब्रिटिश क्या हो गए? सतर्क हो गए, और उन्होंने इस विद्रोह के नब्ज को पहचान लिया। कहा यह भी जाता है कि ब्रिटिशों ने इसके बाद बहुत चौकन्ना होकर अपने कदम उठाने शुरू किए, लेकिन बच्चों उनके चौकन्ना होने से कुछ भी नहीं होता। आखिरकार 10 मई 1857 में विद्रोह की वास्तव में शुरुआत मेरठ से हुई, जब वहां के नेता कदम सिंह ने मेरठ से ब्रिटिश शासन को उखाड़कर फेंक दिया और एक बड़े विद्रोहियों की सेना के साथ दिल्ली की ओर मार्च किया। 10 मई 1857 की घटना है। 11 मई 1857 की सुबह वे लाल किला पहुंचे और मुगल बादशाह को हिंदुस्तान की गद्दी पर एक बार फिर से बैठाया। यह भीड़ हजारों की थी और दिल्ली से भी मुगल ब्रिटिशों का साम्राज्य उखाड़कर फेंक दिया गया। एक बार फिर लाल किले की गद्दी पर बहादुर शाह जफर है, उसी को विद्रोह का नेता बनाया गया, और उसी को विद्रोह का नेता बनाने के साथ साथ ही उसी को कहते हैं हिंदुस्तान का बादशाह फिर से बनाया गया। लेकिन बच्चों ब्रिटिशों ने जल्दी ही कहते हैं इस विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। हडसन नामक विद्रोह कमांडर ने दिल्ली के विद्रोह को दबाया और मुगल बादशाह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मुगल बादशाह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वहां पर 2 कर्नल काम कर रहे थे, एक हडसन एक निकलसन, 2 कमांडर थे जो इस विद्रोह को दबा रहे थे। कहते हैं बच्चों हडसन ने तो बहुत बुरा किया। जब हुमायूं के मकबरे में बादशाह छिप गए तो उसने बादशाह से कहा कि आप आओ, बाहर आओ, बाकायदा हम आपको पेंशन देंगे जो आपको देते रहे हैं, हम आपको बख्श देंगे, आप बाहर आ जाओ। लेकिन बादशाह जब बाहर आया तो बच्चों कहते हैं उन्होंने बहुत खूंखार खेल खेला। बादशाह के 2 जवान बेटे जो यंग थे बच्चों, उनको गोली से मार दिया गया बादशाह के बिल्कुल सामने ही। बच्चों ये कहानी सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे 2 बेटे मार दिए, लेकिन जब जिसके सामने, पिता के सामने 2 बेटे आंखों के सामने मारे जाए तो समझ लो पिता भी वहीं मर गया। अब क्या जीवन बचा? संतान ही तो सब कुछ है बच्चों। संतान, आपको पता है आपके माता पिता सिर्फ आपके लिए जीते हैं, आपके लिए जीते हैं, और आपको वे अगाध प्रेम करते, अगाध प्रेम जिसको कहते हैं असीमित प्रेम। उनके लिए तुम राजकुमार और राजकुमारियों से कम नहीं हो, चाहे वे गरीब हो चाहे वे अमीर हो। उनका वास्तविक धन उनसे पूछकर देखना, बैंकों में रखा या प्रॉपर्टी के रूप में उनका धन नहीं है, उनका धन तुम हो। वो कहते हैं जीवन में कुछ कमाया है तो हमने किसे कमाया है? तुम लोगों को कमाया है, और कुछ नहीं है उनके पास इसके अलावा। सबसे बेशकीमती धरोहर उनकी तुम ही हो। इस बात को मानते हो? तो इसलिए पटना में रहने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखो, क्योंकि तुम लोग किसी की पूरी दुनिया हो। नहीं समझे? उनकी पूरी दुनिया तुम ही हो।
कुछ तो ऐसे भी बच्चे आए हैं यहाँ जो इकलौते हैं, है ना, एक ही बच्चा है। तो बच्चों, बस वे सारे बच्चे यही मानेंगे कि हम ही है अपने माता पिता के और हमें ही उन्हें आगे ले जाना है। बात समझ में आई? तो बहादुर शाह जफर को जब बेड़ियों में बांधकर कहते हैं ले जाया गया, तो बहादुर शाह जफर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें कोर्ट में ले जाकर खड़ा किया गया और पूछा गया विद्रोह क्यों किया? तुमने ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश कंपनी सबके खिलाफ विद्रोह किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो बहादुर शाह जफर ने बोलते हुए कहा, जब उन्होंने कहा था अधर्म किया है, तो उन्होंने कहा अधर्म मैंने नहीं किया, मेरा तो ये देश है, अधर्म तुमने किया है। तुम यहाँ व्यापार करने आए थे और हमारे वंशज, हमारे पूर्वज जहांगीर ने तुम्हें अनुमति दी थी। तुमने आज हमें ही बंदी बनाया। देखो बच्चों, ये वही अंग्रेज है जिन्हें जहांगीर ने भारत आने की अनुमति दी, और ये वही अंग्रेज है जो आज बहादुर शाह जफर के बेटों को मार रहे हैं। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया और 12 रुपए प्रतिदिन उन पर खर्च किए गए बस केवल, जबकि डलहौजी की पेंशन ही 5000 पाउंड थी। सोचो, बादशाह गरीबी में मरा और तड़पता रहा इस बात के लिए कि कोई उन्हें वापस हिंदुस्तान ले जाए। ऐसा दर्दनाक अंत हुआ बहादुर शाह जफर का। इसके बाद ब्रिटिशों ने के खिलाफ विद्रोह फैलने लगा। कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, मथुरा, मेरठ तो हो ही चुका, मेरठ, जौनपुर, है ना, आसाम, सब जगह पर विद्रोह फैलता ही चला गया। बिहार, कुंवर सिंह, झांसी, कानपुर, लखनऊ, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की बेगम है, और बच्चों सब जगह, इलाहाबाद से लियाकत अली, और बच्चों अलग अलग जगह से अलग अलग नेता विद्रोही बनकर उभरे। ब्रिटिशों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर इन विद्रोहों का दमन किया और अंततः वापस ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना कर दी। लेकिन बच्चों, ये बस कोई एक वर्ष नहीं था जिसमें सब कुछ बदल गया। इस वर्ष ने, इस क्रांति ने सब कुछ बदल दिया था। राज्य का स्वरूप, भारत के सोचने की स्थिति, ब्रिटेन में अलग तरह की व्यवस्था उत्पन्न होना, ये सब कुछ इस विद्रोह के साथ ही हुआ। लिखे विद्रोह की शुरुआत। विद्रोह की शुरुआत में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया और उन्हें बैरकपुर छावनी बैरकपुर छावनी के विद्रोह को पूरे तरीके से, बैरकपुर छावनी के विद्रोह को पूरे तरीके से दबा दिया या दमित कर दिया। विपिन चंद्र ये सब लिखते हैं। वो कहते हैं कि पहले ही गुप्तचर थे जो ब्रिटिशों को बता रहे थे कि ऐसा तुम्हारे खिलाफ कुछ होने वाला है, ऐसा बताते हैं, जिससे कि अलग अलग मत है, बट विपिन चंद्र की इस बात को कई लोग अलग अलग काट देते हैं कि ऐसा नहीं था, बल्कि वो अधीर हो गए मंगल पांडे, और वहां पर अधीर होकर उन्होंने काम कर दिया। तो समय, योजना बदली गई।
क्योंकि यदि योजना, इस बात में सच्चाई होती बेटा कि योजना बदली गई, तो फिर योजना बदली गई तो सबको योजना का पता होना चाहिए था और विद्रोह सब 29 मार्च में ही कर देना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ ही नहीं। 10 मई में भी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि दिन तो फिक्स क्या था, 31 मई। लिखो, परंतु पैराग्राफ चेंज करके, परंतु विद्रोह की वास्तव में शुरुआत, परंतु विद्रोह की वास्तव में शुरुआत परंतु विद्रोह की, चला नहीं ऐसी, ये वाला लाइन नहीं है, ठीक है ठीक है। परंतु विद्रोह की वास्तव में शुरुआत 10 मई 1857 में, 10 मई 1857 में मेरठ से हुई, मेरठ से हुई, जब यहां के नेता कदम सिंह ने, जब यहां के नेता कदम सिंह ने, कदम सिंह ने मेरठ से, कदम सिंह ने मेरठ से, कदम सिंह ने मेरठ से ब्रिटिश शासन को उखाड़कर फेंक दिया, ब्रिटिश शासन को उखाड़कर फेंक दिया और एक बड़े जुलूस के साथ, और एक बड़े जुलूस के साथ दिल्ली की ओर बढ़े, दिल्ली की ओर बढ़े। ये 11 मई, ये 11 मई 1857 में, ये 11 मई 1857 में, 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को कुतुब मीनार से लाल किला लेकर गए, कुतुब मीनार से लाल किला लेकर गए। कुतुब मीनार से लाल किला लेकर गए, लाल किला, लाल किला लेकर गए, उन्हें वापस हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठाया और विद्रोह का नेता घोषित किया, विद्रोह का नेता घोषित किया। बहादुर शाह जफर के कमांडर, बहादुर शाह जफर के कमांडर, बहादुर शाह जफर के कमांडर, के कमांडर, के कमांडर कौन थे? कमांडर बख्त खान थे, के कमांडर बख्त खान थे, कमांडर बख्त खान थे, बख्त खान थे, बख्त खान थे, बख्त खान थे।
बख्त खान थे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि माना जाता है कि विद्रोह का दिन, ऐसा माना जाता है कि विद्रोह का दिन, विद्रोह का दिन 31 मई 1857 तय किया गया था, तय किया गया था, तय किया गया था। और इसका प्रतीक, और इसके प्रतीक कमल और रोटी थे, और इसके प्रतीक कमल, और इसके प्रतीक कमल और रोटी, और इसके प्रतीक कमल और रोटी थे, और इसके प्रतीक कमल और रोटी थे, कमल और रोटी थे। तो बच्चों ये है प्रतीक, ये है प्रतीक कमल और रोटी। लेकिन विद्रोह समय से पहले ही हो गया। समय से पहले होने के कारण ब्रिटिशों को इन सब का पता चल गया। लिखिए, परंतु विद्रोह समय से पहले ही हो गया था, परंतु विद्रोह समय से पहले ही हो गया, समय से पूर्व ही हो गया था, पूर्व ही हो गया था, समय से पूर्व ही हो गया था। क्लियर बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? अब लिखो विद्रोह का विस्तार। इसको खोल दो भाई, क्यों घोट दिया? अरे ये तो देखो घुटन कितनी लग रही है। खोल दो बेटा, खोल दो। चक्कर आने की स्थिति, खोल दो खोल दो खोल दो। लिखिए, विद्रोह का विस्तार, विद्रोह का विस्तार, विद्रोह का विस्तार, विद्रोह का विस्तार। ठीक है, अब देखो विद्रोह का विस्तार बेटा कैसे हुआ। ये विद्रोह का विस्तार है। 11 मई 1857 में, 11 मई 1857 में दिल्ली से विद्रोह हुआ। बहादुर शाह जफर और बख्त खान नेता थे और इसे दबाने का काम हडसन निकलसन ने किया। 4 जून लखनऊ से हुआ। बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर उसका बेटा था, जो वाजिद अली शाह के बाद गद्दी पर बैठना था। इसके बाद 4 जून झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने विद्रोह किया। उसके बाद 5 जून कानपुर, नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने। 5 जून इलाहाबाद, लियाकत अली। 12 जून कुंवर सिंह और अमर सिंह जगदीशपुर। सबसे खतरनाक विद्रोही कुंवर सिंह थे। 80 साल की उम्र में लोहे के चने चबाए और ब्रिटिशों की छाती पर बैठकर मूंग दली। कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में ब्रिटिशों के खिलाफ लगभग 15 लड़ाइयां लड़ी और जिसमें से 9-10 जीती उन्होंने। 80 साल की उम्र में करिश्मा करके दिखा दिया। बाद में कैनिंग को यह कहना पड़ा कि भाई ये बुढ़ा मरेगा कि नहीं मरेगा। यदि ये बुढ़ा नहीं मरा तो बिहार नहीं सारा भारत छीन लेगा, तो इस पर इनाम घोषित करो
और इसको मारो। कहते हैं जब कुंवर सिंह मरे 80 साल की अवस्था में, उन्होंने एक हाथ काट कर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं मेंस में। कहते हैं कुंवर सिंह ने जब मृत्यु के आगोश में वो गए, उस समय जगदीशपुर पर स्वतंत्रता का झंडा लहरा रहा था। ये कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के बाद सबसे बड़ी विद्रोही नेता थी महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने तो कमाल ही कर दिया बच्चों। कहते हैं वह सैकड़ों पर भारी पड़ी थी, अकेली घोड़े को लेकर कूद गई थी। कहते हैं झांसी के किले से, इतनी ऊंचाई पर आज भी वो स्थान है, घोड़ा ही लेकर कूद गई झांसी की रानी ऊपर से ही। और कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने जब समझा कि अब अंतिम समय आ गया और अब तो मृत्यु होगी, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को पीछे बांधकर अपने, तब ये फोटो भी दिखाई जाती है, तब उन्होंने युद्ध लड़ा और काफी ब्रिटिशों को मारा। यहां का विद्रोह दबा रहे थे ह्यूरोज। कौन दबा रहे थे? ह्यूरोज। ह्यूरोज ने जब महारानी लक्ष्मीबाई बच्चों वीरगति को प्राप्त हो गई, तो ह्यूरोज ने कहा, ह्यूरोज ने, कहते हैं महारानी लक्ष्मीबाई ने ह्यूरोज को हंपा दिया। तो ह्यूरोज ने बैठकर कहा कि भाई बाल बाल बचे, क्योंकि महारानी इतनी वीरता से लड़ी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत में हमारा केवल एक ही मर्द से सामना हुआ और वह है महारानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा, यहां सोई हुई महिला भारत की सर्वोत्तम विद्रोही नेता थी और भले ही भारतीय है, लेकिन इन्हें सैल्यूट करने का मन करता है, ऐसा कहा। लिखो बेटा। तो ये महारानी लक्ष्मीबाई है। बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद, अहमदुल्ला भी बच्चों खतरनाक थे। कहते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ अहमदुल्ला का तो अलग ही सिगुफा था। अहमदुल्ला कहते हैं ब्रिटिशों पर कब टूट पड़ेंगे, कैसे टूट पड़ेंगे, कोई नहीं बता सकता था। तो इस क्षेत्र में तो उन्होंने, फैजाबाद वाले क्षेत्र में उन्होंने कह रखा था कि भाई पहले, सबसे पहले अपना जीवन बचाना है अहमदुल्ला से, बाद में किसी और को हमको करना। क्योंकि अहमदुल्ला एक जो सेना रखे थे, कहते वो बड़ी ही जिहाद के साथ, उन्होंने जिहाद जैसी बात भी कही थी उन्होंने, जिहाद के साथ। और कहते हैं इतने हिंसक होकर लड़ते थे कि सामने वाले को गाजर मूली की तरह काट देते थे। अहमदुल्ला को पकड़ने में उनके पसीने छूट गए। अजीमुल्ला खान बच्चों फतेहपुर से थे। देखो यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों नेता है, यहां के बाद ऐसा नहीं देखोगे। मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह, असम मनीराम और कांदा परेश्वर, राजस्थान जय दयाल सिंह, हरदयाल सिंह, उड़ीसा सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, गोरखपुर गजेंद्र सिंह, मुरादाबाद अब्दुल अली खान और बिजनौर से मोहम्मद खान ने विद्रोह की कमान को संभाला। क्या इसे तुम खुद लिख लोगे? लिखो विद्रोह की असफलता के कारण। पहले एक पॉइंट लिखो, इसमें विद्रोह का विस्तार लिखा है ना, लिखो। दिल्ली के पश्चात विद्रोह का विस्तार, दिल्ली के पश्चात विद्रोह का विस्तार उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी, उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा, होने लगा, होने लगा। जैसे झांसी कानपुर, जैसे झांसी कानपुर, कानपुर, जैसे झांसी कानपुर, झांसी कानपुर इलाहाबाद,
और जगदीशपुर बिहार इत्यादि, और जगदीशपुरी बिहार, जगदीशपुर बिहार इत्यादि, जगदीशपुर बिहार इत्यादि। जैसे बच्चों सबसे पहले दिल्ली का विद्रोह, कुछ विद्रोह को बता देते हैं किसने दबाया, जैसे निकलसन और हडसन ने बच्चों इसे दबाया, निकलसन हडसन ने इसे दबाया। लखनऊ को का विद्रोह दबाया बच्चों कॉलिन कैंपबेल ने, किसने दबाया, कॉलिन कैंपबेल ने इसे दबाया, कॉलिन कैंपबेल ने इसे दबाया। आपको जो पता है बच्चों विलियम टेलर ने इसे दबाया, सॉरी विलियम ह्यूरोज या ह्यूरोज ने इसे दबाया, ह्यूरोज ने इसे दबाया। और ह्यूरोज का कथन आपको बता दिया। 5 जून में कानपुर भी कॉलिन कैंपबेल ने दबाया, कॉलिन कैंपबेल ने दबाया, कॉलिन कैंपबेल ने दबाया, कैंपबेल ने दबाया। ठीक है बच्चों। अब कुंवर सिंह, ये बच्चों विलियम टेलर ने दबाया, विलियम ट्रेलर ने दबाया, विलियम ट्रेलर ने दबाया। ठीक है। और कहते हैं जो अहमदुल्ला वाला है वो विंसेंट आयर ने दबाया, विंसेंट आयर या नील ने, कर्नल नील ने दबाया, कर्नल नील ने इसे दबाया। कुछ खास खास बता दिए हमने, ज्यादा की आवश्यकता है नहीं। तो ये सारे विद्रोह ऐसे दबाए गए। इसे बेटा क्या आप घर बना लोगे, तो समय बचा लेते हैं। चलो इसे आप पूरा टेबल बना के घर बना लेना। लिखो विद्रोह की असफलता के कारण। पेज देख लो बेटा आपको कितना आएगा। एक पेज तुमने तो नहीं होगा बेटा, 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, बाकी जितना तुम्हारा मन करे उतना छोड़ दो, है ना, लिखना तो नहीं है। विद्रोह की असफलता के कारण। अब बच्चों हमें बात करनी है कि आखिरकार, हाँ विद्रोह केवल अब असफलता में पूरा अच्छे समझाएंगे कि विद्रोह उत्तर भारत में क्यों हुआ। ठीक है, बैठो। एक बच्चों और छोटी सी बात आपको बतानी है, ये है कि विद्रोह बच्चों आखिरकार असफल क्यों हुआ। और बच्चों एक हल्की सी जानकारी आपको देनी है झांसी के विषय में। झांसी में ग्वालियर के राजा है आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नाम सुना ही होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मराठा है, बताए थे जब मराठा ग्वालियर सिंधिया ऑफ द ग्वालियर बने थे ना, 5 परिसंघ बने थे ना। तो ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया। ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया। रे से पकड़ के पीछे की तरफ क्यों खींच रहे हो जी, तुम बेटा आगे हो जाओ, इन राक्षसों से बचो, ये इज्जत के भूखे लोग हैं। बताओ भाई, पीछे की तरफ ऐसे पकड़ के खींच रहा है उसको बेचारे को, वैसे इतना मासूम सा लग रहा है। तुम समझो बाल भी कटवा दिए है और पूरा एकदम जो है, काहे खींच रहे थे उसको पीछे, जी और जीने दो, पीछे हो गया था ये, सो गए थे तुम। बेटा ऐसे सोना नहीं है, कोई भी पकड़ के ले जाएगा। सोना, हाँ सोना, बोलो सोना नहीं है, सो गया था ये। बताओ ये बहुत खतरनाक काम किया इसने। सोचा लो गुस्सा हो गया तो वापस ही कर दो जहां था भाई। ये सब क्या क्या चलता रहता है क्लास में। तो बच्चों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई का साथ उन्होंने नहीं दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई का पता करो कि
ये जो लाइट है कब तक जारी रहेगी? बच्चे बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कल भी ऐसा ही हो रहा था, है ना? हमने बोल दिया ना, बस तुम लोग शांत रहो, हमने बोल ही दिया। तो अब ध्यान से सुनो। तो अब बच्चों ये आरोप लगा जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, मतलब सिंधिया खानदान पर, कि तुमने महारानी की सहायता यदि तुम करते उस समय, तो महारानी की सहायता तुम यदि उस समय करते तो महारानी हारती ना। लेकिन ये लोग सफाई देते रहते हमेशा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी पीछे एक इंटरव्यू हुआ एक न्यूज चैनल पर, और एक आदमी ने फिर पूछ लिया उनसे कि झांसी की रानी की सहायता क्यों नहीं की थी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुस्सा आ गए, मतलब उनकी आंखों में बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि अब वो मंत्री है वो हमेशा। तो अब उन्हें कहा कि किस कौन कहता है ये सब झूठ है, ये सब वो है। बेचारा रिपोर्टर सुन ही रहा है, लेकिन रिपोर्टर को एक बात तभी कहनी चाहिए थी उसने, कि जब तुमने, उन्होंने कहा हमने इतने सैनिक भेजे, हमने खूब सहायता की थी, कौन कहता है ये गलत रूमर है हमारे बारे में। बस उन्हें रिपोर्टर को एक बात याद दिलानी चाहिए थी। हालांकि रूमर रिपोर्टर को ये बात पता होगी, लेकिन मंत्री है ना, तो इसलिए कुछ बोले नहीं होंगे, पता चले मेरा ही बोरिया बिस्तर बांध दे। उन्हें कहना चाहिए था कि जब तुम इतने ही सच्चे थे तो कैनिंग ने अपनी किताब में फिर ये क्यों लिखा, यदि सिंधिया हमारा साथ ना देते तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। ये किसने कहा था? तो सिंधिया साथ ना देते क्यों कहते हो? तो सिंधिया ने साथ दिया है, इसका मतलब सिंधिया पर ग्वालियर में आज भी आरोप लगाया जाता है, और सिंधिया बड़े गुस्से में आ जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वहां पूरा महल है बच्चों, उसमें कम से कम 300-400 कमरे हैं, वो 10,000 करोड़ का महल है, और आजादी के बाद भी अकेला खानदान है भारत का जो हमेशा मंत्री रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लो, मंत्री है वो भी। लिखो बच्चों, विद्रोह की असफलता क्यों हो गई? बच्चों, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब बच्चों ये तो बात हो गई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है विद्रोह असफल हो गया, लेकिन बच्चों भारत की भलाई के लिए विद्रोह का असफल हो जाना ही ठीक था, क्योंकि यदि यह असफल ना होता तो झांसी की रानी झांसी में कुंवर सिंह जगदीशपुर को, लियाकत अली इलाहाबाद को, खान बहादुर खां और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और बरेली को, और बच्चों बहादुर शाह जफर दिल्ली को वापस छोटे छोटे राज्य बना देते, क्योंकि इनके पास भविष्य की कोई योजना, इनमें से कोई भी आदमी भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, ये सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। तो भारत जो आज आपको मिला है ये 20 टुकड़ों में मिलता, तो ये अच्छा हुआ कि बुरा? तो इसलिए आपको पता है जो होता है, लिखो लिखिए, भारतीयों में, भारतीय विद्रोहियों में, ठीक है ठीक ठीक, भारतीय विद्रोहियों में, भारतीय विद्रोहियों में, भारतीय विद्रोहियों में अधिकतर विद्रोही सिर्फ अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए, अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अर्थात उनमें राष्ट्रवादी भावना का, अर्थात उनमें राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। अरे राष्ट्र के लिए लड़ो रे, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए तो तुम लड़ ही नहीं, तो फिर विद्रोह सफल होगा कि सफल? असफल। लिखो,
भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश कमांडर, भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश कमांडर अधिक योग्य थे, अधिक योग्य थे, अधिक योग्य थे। तो बच्चों इनके पास तो झांसी और कुंवर सिंह ही है, उनके पास तो हडसन है, निकलसन है, कैम्बेल है, विंसेंट आयर है, ह्यूरोज है, टेलर है, नहीं है बेटा, नील है, उनके पास तो जबरदस्त कमांडर है। दूसरा, भारतीयों के पास संसाधन भी नहीं है बेचारों के पास, इनकी बंदूकें लकड़ी की थी। और इस समय 10 मई, जून, जुलाई, आपको पता है बच्चों मानसून का समय होता है, बारिश पड़ी और इनकी बंदूक बच्चों में जो है जकड़न आ गई। अब आप तो देखते ही हो, लकड़ी का दरवाजा बारिश में कर कर करता रहता है और बंद भी नहीं होता कई बार ठीक से। तो इनकी बंदूक खुल जाती थी तो बंद नहीं होती थी, और बंद हो गई तो खुल नहीं रही। तब तक बगल वाला आकर खोपड़ियां खोल के चला जाता था, जब तक ये बेचारे बंदूकी भरने में लगे हुए हैं। तो ये भी एक समस्या थी। लिखिए, भारतीयों के पास नेक्स्ट आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों, भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों, आधुनिक हथियारों और संसाधनों का, और संसाधनों का अभाव था, संसाधनों का, संसाधनों का अभाव था। नेक्स्ट लिखो, दक्षिण भारत के राजाओं ने, दक्षिण भारत के राजाओं ने, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के राजाओं ने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया, विद्रोह में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने और सहायता की, विद्रोह ने भाग ही नहीं लिया। तो केवल उत्तर भारत में फैला। लिखिए, भारतीय उच्च वर्ग, भारतीय उच्च वर्ग, भारतीय उच्च वर्ग जैसे, अब लाइट की स्थिति ऐसी है, क्लास भी कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि सुन लिया होगा अलार्म आपने। लिखिए, क्या लिखा? कूलर चल रहा है भाई, कूलर बंद करो, क्लास चलना जरूरी है पहले। लिखो, भारतीय उच्च वर्ग, भारतीय, भारतीय उच्च वर्ग, भारतीय उच्च वर्ग। आज हमने बेटा वैसे मैनेजमेंट को बोला है कि ये जो कूलर है इनमें सब में बंद कर, इनको मतलब सही करके इनमें पानी भरा जाएगा, ताकि पूरी क्लासरूम में 3 कूलर चलेंगे तो कुछ ठंडक आएगी। ठीक है, जब तक कि हमारे यहाँ, हमने बताया था ना, सेंट्रल एसी का प्रावधान हो रहा है, जब तक वो नहीं होता। देखो, भारतीय उच्च वर्ग, भारतीय उच्च वर्ग जैसे कि, भारतीय उच्च वर्ग जैसे कि शासक वर्ग, जैसे कि शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, जमींदार वर्ग और शिक्षित वर्ग ने भाग ही नहीं लिया, भाग ही नहीं लिया, भाग ही नहीं लिया। अब याद करो, अमरीश पुरी तो किसके प्रति समर्पित है? अमरीश पुरी तो ब्रिटिशों के प्रति समर्पित था कि नहीं? ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब बताओ, कभी
ब्रिटिशों के खिलाफ साथ देगा भारतीयों का? तो जमींदारों ने साथ ही नहीं दिया, पढ़े लिखे लोगों ने भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। दैट्स वाई विद्रोह क्या हो गया? असफल। लिखिए, विद्रोहियों में योजना और समन्वय का, विद्रोहियों में योजना और समन्वय का, योजना और समन्वय का अभाव था, अभाव था, अभाव था। लिखिए, भारतीयों, नेक्स्ट, भारतीयों के समन्वय नहीं है। कोई कब विद्रोह कर रहा है, कोई कब। अरे भाई बात तो कर लो बैठ के। पहले शुरू शुरू में बख्त खान को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम सबको रेगुलेट करो। बख्त खान ने एक मीटिंग बुलाई, आपको पता है उसमें कोई भाग लेने नहीं आया। ये है मामला। अरे भैया एक बार बैठ के बातचीत तो कर लो, कैसे विद्रोह को आगे बढ़ाओगे? कोई योजना नहीं, देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। मतलब आप विद्रोह जीतोगे क्या? आपका सामना ब्रिटिशों से है जिससे सारा भारत जीत लिया था, तुम क्या बात करते हो? नहीं समझे? गलत बात है कि नहीं? इधर से एक बोला गलत बात है ये। देखो, भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश सैनिक और सेना, ब्रिटिश सेना अधिक अनुशासनात्मक थी। भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिशों की सेना अधिक अनुशासनात्मक थी। अनुशासन आता है अच्छे नेतृत्व से, आता है कि नहीं? और अच्छा नेतृत्व आता है अपने सैनिकों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद। अब वेतन तो दे नहीं रहे हो तुम, वेतन तो सैनिकों को मिला नहीं 4-4 महीने से, क्या लड़ेंगे बेचारे? क्या लड़ेंगे? लड़ेंगे तो ये बेचारे हो, ये उत्साह के साथ ही नहीं लड़ रहे थे। उधर से सिख, रणजीत सिंह की सेना के फौजियां, सब कमांडर थे सिखों के, अंग्रेजों के पास। उन्होंने खटाखट सब जगह विद्रोह को दबाते हुए चले गए। अवध के सबसे ज्यादा सैनिक विद्रोह में लड़े। लिखो, समन्वय का अभाव था, संसाधनों का, एकता का अभाव। लिखो, विद्रोहियों में एकता का भी अभाव था, विद्रोहियों में एकता का भी अभाव था, अभाव था। अच्छा बच्चों एक बात और है, राजा राममोहन रॉय पहले ही कह चुके थे मेरे प्यारे बच्चों कि ब्रिटिश शासन बुरा नहीं है, तो ये बात भी लोगों को के दिमाग में थी। तो जमींदार, एक बात बताओ, जमींदार ब्रिटिशों को, ब्रिटिश उनके लिए लाभदायक है कि खराब है? तो वे उनको क्यों हटाएंगे? वे उनको हटाएंगे कभी? कभी नहीं हटाएंगे। हेडिंग लगाइए, विद्रोह का परिणाम, विद्रोह का परिणाम। आपकी मांग बिल्कुल जायज है। क्लास को यहीं संपन्न किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।